नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। ईपीएफओ ने अपने नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी आसानी से खुद ही अपने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे नौकरी बदलने वालों को काफी सुविधा मिलने वाली है। इसके अलावा भी कई ऐसे नियम आसान किए गए हैं जिससे ईपीएफ अकाउंट होल्डर को अब काफी आसानी होगी। आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हैं और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर से आज रहने वाली है हमारी खास बातचीत। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। जरा समझते हैं कि ये ईपीएफओ के नए बदलाव क्या हैं। थोड़ा सा अगर नटशेल में अगर समझने की कोशिश करें, मैं हेमंत जी आपसे समझूं, एक एक करके तो डेफिनेटली सब पे बात करेंगे, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, ईपीएफओ को लेकर बड़े बदलाव के मायने या जो सुविधा बढ़ाई गई है उसके क्या मतलब समझें? स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इनफैक्ट हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि ईपीएफ ने काफी कोशिश की है कि जो उनके जो मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। और आई थिंक ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहां तक प्रोविडेंट फंड का सवाल है वो हमारे रिटायरमेंट के बाद एक काफी इंटीग्रल रोल प्ले करता है। हमारे जो कॉर्पस हम बनाते हैं, दूसरी बात जो पेंशन मिलती है वो भी कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई थिंक उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं उसकी जो ईपीएफ की कोशिश है कि उसको सिंप्लीफाई किया जाए। अगर मैं एक बार सबको कवर कर दूं धीरे से, फिर हम डिटेल में बात कर सकते हैं कि उससे आप अपनी प्रोफाइल को खुद से अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको पीएफ ट्रांसफर करना होता है। उसमें जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, वो जो जो प्रोसेस था उसको बहुत सिंप्लीफाई किया है। और पेंशन को जो है वो सेंट्रलाइज किया गया है। और जो जॉइंट जो अपडेशन करनी पड़ती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को, उसको भी इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। और जो कुछ रूल्स थे पेंशन के बारे में, जो जहाँ पे फील्ड ऑफिस थे जो ईपीएफओ के, वो क्लैरिफिकेशन चाहते थे, उनको भी क्लैरिफाई किया। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज थे और हैं, और मुझे लगता है कि उनको एड्रेस करके, जैसा मैंने कहा कि जो पीएफ सब्सक्राइबर हैं, जो मेंबर्स हैं, जो पेंशन सीकर्स हैं जिनको पेंशन मिलती है, उनके लिए ये काफी प्रोसेस मुझे लगता है बहुत मदद करेगा क्योंकि वो काफी सिंपल हो जाएगा। और विश्वजीत जी, अब तक क्या दिक्कतें आपको लग रहा है आ रही होंगी? क्योंकि जैसे अब प्रोफाइल अपडेट करना आसान हो सकता है। अब कुछ छोटी छोटी बड़ी और बड़ी डिटेल्स होती हैं। डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी हो गई, उसके बदलाव में काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कईयों की शादी हो जाती है, उसको चेंज करना, तो ये बहुत सारी जो छोटी बड़ी जो बदलाव हैं उसको करने में काफ़ी समय हो जाता है। अब ईपीएफओ ने इस पूरे जो प्रोसेस को आसान कर दिया है। दैट मीन्स ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सुविधा रहेगी एम्प्लॉयज़ के लिए। जी स्वाति जी, बिल्कुल। अगर हम देखें, कई बार अगर हमने पेंशन पीएफ ट्रांसफर करना है तो पहले आपको अपनी प्रीवियस कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती थी और वहां पे पेंडिंग पड़ी रहती थी। फिर वो ईपीएफओ में जाती थी, तो कई बार आपको जो पैसा मिलना था उसमें काफी डिले हो जाता है। अब क्योंकि आप खुद ही डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको प्रीवियस कंपनी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो पैसा आपका जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। वहीं जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो डिटेल्स अपडेट करनी है, अब उस डिटेल्स को अपडेट करने के लिए भी आपको अपनी प्रीवियस कंपनी के पास जाना पड़ता था, तो वो बहुत डिलेड प्रोसेस था। अब ये आप खुद विद इन फ्यू मिनट्स आप अपने सारे डिटेल्स चेंज कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि डिटेल चेंज हो गई है। वहीं पे जैसे कि पेंशन की बात कर रहे थे अभी हेमंत जी, पहले आपको पेंशन लेने के लिए कुछ सिलेक्ट ब्रांचेस और सिलेक्ट बैंक्स ही अलाउड थे, लेकिन अब आपका बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट है जो यूएएन से कनेक्टेड है, उस बैंक अकाउंट में भी आपकी पेंशन, आप कहीं पर भी किसी भी कोने में है देश के, आपको पेंशन ट्रांसफर हो जाएगी। पहले कई बार आप छोटे शहर में थे तो आपको बड़े शहर में आना पड़ता था, उसी बैंक अकाउंट से अपनी पेंशन लेनी पड़ती थी। तो ये सारी चीजें बहुत ही सुविधाजनक हो गई हैं। मेरे हिसाब से 10 करोड़ लाभार्थियों को पूरा डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और ये बहुत टीडियस जॉब था स्वाति। कभी खुद भी अगर मैं जाता था, देखता था, तो कभी वेबसाइट स्लो थी तो बहुत टाइम लगता था, आप एक्सपर्ट नहीं हो कि आपको कैसे चेंजेस करने हैं। तो अब ये सारा प्रोसेस सेल्फ बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, सिंप्लीफाइड है और बहुत फास्ट है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे लाभार्थियों को, और ये आगे आगे चल के और फैसिलिटीज जो भी मिलने वाली है, जैसे सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम अब लागू हो गया है, तो और बहुत सारी पेंशन वालों, जिन लोगों को पेंशन में प्रॉब्लम्स आती थी, इश्यूज आते थे, वो सब बहुत इजीली
सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अब उनको मेन ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने एग्जिस्टिंग बैंक ब्रांच में जाकर भी ये चीजें सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान शुरू हुआ सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम लागू करने का, जिसका जिक्र विश्वजीत जी ने भी किया। 1 जनवरी 2025 से इस सिस्टम को लागू कर दिया गया। जैसा बताया कि आपको एक रीजनल ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बैंक से आप पेंशन लेने की सुविधा इसका जो अवेल कर सकते हैं इसको, तो इसको और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बनाने की बात की गई है। हेमंत जी, बीच में ये बात आई थी हायर पेंशन आप ले सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट से, जो ईपीएस होता है। इसके कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थी कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, कब से किया जाएगा। इस पर भी कुछ सफाई या कुछ क्लैरिफिकेशन गाइडलाइंस आई हैं। क्या पॉइंट्स यहाँ पर कहे गए हैं रिगार्डिंग हायर पेंशन? जी, आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और ईपीएफओ ने कहा है कि उनके जो फील्ड ऑफिसेज हैं उनसे उनको काफी सारी क्वेरीज आ रही थी कि इसको किस तरीके से टैकल करना है। तो ईपीएफओ ने कोशिश की है कि उसको हैंडल किया जाए और उसमें क्लैरिटी आए कि जो रेगुलेशन जिस तरह के हैं उनको ठीक तरीके से फॉलो अप किया जाए। तो उस पर काफी काम हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखें तो अगर हम इनकी डिटेल में जाए तो देखिए, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज थे जहाँ पे वेज सीलिंग थी और कुछ ऐसे थे जो हायर वेजेस वाले थे। तो अब यहाँ पे कोशिश की गई है कि इनको इक्वल फुटिंग पे ट्रीट किया जाए। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफी बड़ा कंसर्न था, उसके बारे में काफी सारे इश्यूज थे। आई थिंक उसको, जैसा मैंने कहा कि फील्ड ऑफिस से काफी सारी उनके पास क्वेरीज थी, तो उन्होंने उसको कोशिश किया है और जो पेंशन की जो कैलकुलेशंस है उसको भी वहां पे उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिन पे काम हुआ है, मुझे लगता है ये काफी राहत और काफी क्लैरिटी देगी, स्पेशली जैसा जिस इशू में आपने कहा कि ये जो हायर पेंशन वाली बात है। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो पीएफ को लेकर सामने आई हैं, और इसमें सबसे बड़ी सुविधा जो दी गई, विश्वजीत जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर लेंगे कि आप एटीएम से भी पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। मतलब सिस्टम ज़्यादा लिक्विड बने, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बने, ज़्यादा सुविधाजनक बने, ये ईपीएफओ ने पूरी तैयारी मेरे ख्याल से कर रखी है कि किसी को अपने पैसों के लिए ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। कई बार हम देखते हैं कि पीएफ के पैसे अटक जाते हैं, समझ नहीं आता कि कब मिलेंगे। तो ये भी जो सुविधा है वो अपने आप में इस पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाती है। बिल्कुल स्वाति जी, देखिए अगर आपके घर में कोई शादी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आपने घर बनवाने का काम शुरू किया हुआ है, अब आप पोर्टल पे जाके रिक्वेस्ट करेंगे, पता नहीं 10 दिन बाद पैसा आएगा नहीं आएगा। तो ये जो सुविधा है, जो आप एटीएम फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं, तो अभी हालांकि इसमें काफी रूल्स अभी क्लैरिफिकेशंस आने हैं कि कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं, किस एज पे कितना विड्रॉ कर सकते हैं, बट लेकिन क्योंकि ये फैसिलिटी आपके हाथ में, यू आर फुली एम्पावर्ड नाउ कि आप अपने पैसे को बैंक अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। आप डिसीजन लेंगे कब आपको पैसा निकालना है, कब नहीं निकालना। तो ये बहुत ही सुविधाजनक है, बहुत ही सराहनीय स्टेप है ईपीएफओ का। और ये जितने भी डिसीजंस हुए हैं जो पेंशन को लेके है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अप्रूवल के बाद हुआ है, तो इसमें कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं बचती है। बिल्कुल, तो ईपीएफओ से जुड़े कुछ नए नियम जिस पर हमने आज बातचीत की। कुछ दर्शकों से भी आज हम बात करेंगे, उनके सवाल लेंगे, उनके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल देने के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और ऐसे ही दर्शक हमारे साथ है अनुज सिंह इस वक्त मौजूद। अनुज जी, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आप अभी कुछ अपना मौजूदा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़रा थोड़ा और डिटेल में बताएंगे अनुज जी, और क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, कितने का आपका पोर्टफोलियो है, और क्या जानना चाहेंगे स्पेसिफिक? हेलो मैम। मैम, मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ से मैं काफ़ी लास्ट टाइम से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें से एक है निप्पॉन मल्टी कैप फंड 5100 का, एक है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 5000 का, पराग पारिक सेक्सी कैप 3000, निप्पॉन स्मॉल कैप 4000 एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000। तो इसमें मैं पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैम मेरे पास एक ईएलएस फंड भी था एचडीएफसी का, जिसकी स्टार्टिंग मैंने 2018 में किया था, बट वो मैंने क्लोज करवा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो उसमें भी मैं, मेरे पास जो 6 लाख का अमाउंट है वो अनफ्रीज है, मतलब आई कैन यूज दैट अमाउंट 6 लाख। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं क्या उस अमाउंट को मैं इसी फंड्स में इन्वेस्ट कर दूं या मैं उस अमाउंट की करूं क्या, मतलब वो पार अमाउंट है अभी भी 6 लाख एज अ पार की है वो ईएलएस फंड में।
अनुज एक बात बताइए, आप अपनी उम्र बता सकते हैं, और दूसरा ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये क्या किसी टारगेट के तहत कर रहे हैं, कोई आपने गोल सेट किया है अपने लिए? हाँ जी मैम, एक्चुअली माय एज इज 32 और आई जस्ट वांटेड टू नो कि 10 इयर्स अगर मैं इसी फंड को कंटिन्यू करता हूँ या तो व्हाट विल बी आवर माय एक लमसम अमाउंट क्या मैं गेट कर लूंगा आफ्टर 10 इयर्स। ओके हेमंत जी, आपसे एक सवाल का जवाब लेंगे। 32 इयर्स के ऑलरेडी हैं, पोर्टफोलियो बना रखा है, लगभग 22,000 तक की एसआईपी कर रहे हैं और 6 लाख रुपए अभी और इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो उनके एक एएलएसएस अकाउंट में पड़े हुए हैं। सर पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा निपॉन के फंड्स इन्होंने ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, गाइड करेंगे इन्हें? इस बात आई थिंक बिल्कुल ठीक है। टोटल 5 फंड्स हैं उनके पास, उसमें से 3 फंड जो है वो निपॉन के हैं, बट आई थिंक उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो जैसा मैंने कहा कि 32 ईयर ओल्ड है और 10 इयर्स का टाइम होराइजन है। मुझे लगता है कभी कभी टाइम होराइजन एस्टैब्लिश करने में हमें थोड़ी सी थोड़ा ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। यहाँ पे इनके पास लंबा समय है, तो थोड़ा क्लैरिफाई कर लें और कि हो सकता है ये और लंबे समय तक, अनलेस ये पैसा किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए तो बात अलग है, बट अगर ओवर ए लॉन्गर टर्म अगर इनको पैसा बनाना है तो इनका जो कॉर्पस है कहीं ज्यादा बन पाएगा और जो इक्विटी का जो सही मायने में जो पोटेंशियल है उसका फायदा उनको हो पाएगा। तो एक इस चीज पे ध्यान दें कि वाकई में क्या 10 साल के बाद उनको पैसे की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलिए 10 साल करते हैं फिर बाद में देखेंगे, तो वो थोड़ी सी वहां पे क्लैरिटी हो जाए। ब्रॉडली इनकी जो आई थिंक एसआईपी है वो करीब 22,100 रुपए की एसआईपी है। 5 फंड्स हैं इनके पास। मैं कहूँगा फंड्स इनके पास अच्छे हैं। एक इशू ये है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 फंड एक ही म्यूचुअल फंड के हैं। दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि इनके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड्स हैं, एक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, जहाँ पे कुल मिला के वो 10,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट 45% पैसा जो है मिड कैप में जा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको रीअलाइन करने की जरूरत है। शायद थोड़ा एक्सपोजर मिड कैप में कम करके लार्ज कैप में बढ़ा सकते हैं। तो एक फंड मिड कैप का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप वो कंटिन्यू करें और जो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है उससे 2 काम होंगे। एक्सपोजर कम होगा मिड कैप में थोड़ा सा, हम हालांकि पूरा लार्ज कैप में नहीं डाल रहे हैं, और दूसरा जो हमने कहा था कि एक ही फंड है उसके 3 फंड है वो भी कम हो गए। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो निपॉन इंडिया ग्रोथ की जगह एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप देखें तो वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी ऑप्शन होगी। कुछ पैसा जो क्योंकि 35-40% एटलीस्ट वो जो लार्ज कैप में जाएगा तो वो जो रीअलाइनमेंट उनको होनी चाहिए वो हो जाएगी। तो एक ही बदलाव इनको करना है, और जैसा मैंने कहा कि अपना जो टाइम होराइजन उसको देखें। अब जो 6 लाख जो ईएलएसएस में है जहाँ पे लॉकिंग पीरियड खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही है। आई थिंक वो सही डिसीजन होगा कि वहां से पैसा निकाल के जो नॉन ईएलएसएस फंड है उसमें डालें। इन्हीं के पोर्टफोलियो में वो 6 लाख एग्जिस्टिंग फंड में जा सकता है। जैसे एक फंड अगर ये कंसीडर करते हैं एचएसबीसी लार्ज कैप, 2 लाख वहां पे डाल सकते हैं। निपॉन का मल्टी कैप है 2 लाख उसके अंदर डाल सकते हैं, और पराग पारी का फ्लेक्सी कैप वो 2 लाख वहां पे डाल सकते हैं। तो ये 6 लाख इन तीनों फंड में करें इन्वेस्ट ओवर ए लॉन्गर पीरियड, मुझे लगता है बेहतर रिटर्न होगी। और हमने कोशिश की है कि इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करके उसको थोड़ा कंसिस्टेंट और बेटर परफॉर्मिंग बनाया जाए। ओके, तो अनुज जी आपको गाइडेंस दी है हेमंत रुस्तगी जी ने कि आपको क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करें, और जो बचा हुआ पैसा 6 लाख रुपए था वो ये जो फंड्स देखे जा रहे हैं एचएसबीसी, पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप और एचएसबीसी का लार्ज मिड कैप में, इनमें आप बांट कर डाल सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से बातचीत जारी रहेगी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए मनी गुरु। मनी गुरु में आज हमारे शो में है शामिल हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर। उनसे हम कर रहे हैं खास बातचीत, और एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर, प्रकाश राणा जी। प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आपका पोर्टफोलियो का सवाल हमें मिला। आप अराउंड कुछ 3 लाख रुपए का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वैल्यू अराउंड 12 लाख की आपकी बन चुकी है। जरा बताएंगे थोड़ा और डिटेल्स इसके बारे में। हाँ, मैंने अभी सितंबर से 3 लाख की एसआईपी शुरू की है। तो हाँ, तो उसमें मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 25,000, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज में 25,000, एसबीआई का जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उस पर 50,000, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में 50,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 50,000, आइडलवाइज मिड कैप में 25,000, एचएसबीसी स्मॉल कैप में 50,000 और क्वांट स्मॉल कैप में 25,000। तो मुझे अभी तो मैं 5 इयर्स के लिए ही प्लान कर रहा था, तो
उस मतलब मुझे ये देखना था कि इसमें ये सही है या मैं इसमें कुछ और फ्लेक्सी कैप वगैरह ऐड कर सकता हूँ कि मैं ये बढ़िया है जो चल रहा है। प्रकाश जी, आपका टारगेट क्या है? आप 5 साल तक निवेश करना चाह रहे हैं? कितना पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं? क्या कोई टारगेट सेट किया आपने आफ्टर 5 या 10 इयर्स? मैं अभी तो मतलब 2-3 CR के प्लस का ही टारगेट है, बट अभी ऐसा कुछ मेजर नहीं अभी। ओके, वेल्थ क्रिएशन भी एक टारगेट होता है जिसके लिए आप हो सकता है शायद प्लान कर रहे हो। मैं विश्वजीत जी के पास ही चलती हूँ और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है। विश्वजीत जी, काफ़ी सही टाइम पे इन्होंने शुरुआत की है, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इनके फंड्स कैसे लग रहे हैं आपको? एक इंडेक्स फंड भी है, बाकी मिड स्मॉल कैप का और क्वांट का एक बैलेंस इन्होंने बना के रखा है, कुछ ओवरलैप भी है। क्या सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल प्रकाश राणा जी, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि आपने बहुत कम उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 29 इयर्स का है आपकी एज है। और अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, आपने हालांकि 5 साल के लिए बोला, तो जितना लंबा समय आप दे सकते हैं अपने निवेश को, उतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी। जहां तक कि आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, स्वाति जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि थोड़ा सा ओवरलैप है। अगर देखें तो 2 मिड कैप फंड्स है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एडलवाइस मिड कैप फंड। तो कोशिश करें एक मिड कैप से निकल सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एडलवाइस मिड कैप फंड से स्विच कर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं। चाहे तो एडलवाइस के ही एक फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं, या फिर बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से HSBC स्मॉल कैप में अच्छी खासी अमाउंट आप कर रहे हैं, 50,000 रुपए। क्वांट स्मॉल कैप से निकलकर आपके पास पोर्टफोलियो में अगर देखें राणा जी, तो एक प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है, हालांकि एक इंडेक्स फंड अवश्य है। तो एक एक्टिव फंड अगर हम ले लेते हैं तो एक लार्ज कैप में भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो एक एक्टिव फंड हो जाएगा, एक पैसिव फंड हो जाएगा, तो दोनों में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि मार्केट सिनेरियो को अगर देखें तो लार्ज कैप में आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं और स्टेबिलिटी भी आपको पोर्टफोलियो को मिल सकती है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव बन गया पोर्टफोलियो। वहां पे आपने 2 थीमेटिक फंड्स भी ले रखे हैं। हालांकि एक फंड आपने SBI क्वांट फंड NFO में लिया होगा, तो अभी ज्यादा समय नहीं है, तो परफॉर्मेंस का उसका नजरिया भी नहीं दे सकते हैं। तो आप इस पर नजर बना के रखिए, क्योंकि थीमेटिक फंड्स थोड़े से रिस्की होते हैं। तो कोशिश करें डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही अपना निवेश करें। और अगर हम ओवरऑल देखें तो आपने एक HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड भी ले रखा है। तो अगर आपको लगता है कि 1-2 साल के बाद पैसे की आवश्यकता है, तो इसमें रखें। अदरवाइज ये थोड़ा सा डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो हालांकि HDFC बैफ ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, तो आपके पोर्टफोलियो में आपको अपना रिस्क देखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसे फंड्स रखने हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कंजर्वेटिव रखना है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा थीमेटिक फंड्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं एग्रेसिव निवेशक हूं, तो फिर आपको बैफ की इतनी जल्दी आवश्यकता नहीं है। जहां तक कि आपके कॉर्पस का सवाल है, आपने 12 लाख रुपए लमसम जो लगा रखे हैं, जो अभी पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग है, तो अगर हम 5 साल का नजरिया लेके चले तो ये करीब करीब 21 लाख बन जाता है। वहीं 3 लाख की जो SIP आप कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी अमाउंट है, उसको अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो ये 2,47,00,000 बनता है 5 वर्ष में। लेकिन जैसा अभी हेमंत जी ने भी बताया पिछले निवेशक को, कि अगर लॉन्ग टर्म आप होराइजन रखते हैं तो एक अच्छी खासा कॉर्पस और वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 10 साल का होराइजन लेते हैं, 5 साल से आप 10 साल का टाइम होराइजन लेते हैं, तो यही 3 लाख की SIP आपको करीब करीब ले जाएगी 7 करोड़ के करीब। तो आप जितना लंबा समय देंगे, और आपने बहुत सही समय पे स्टार्ट किया है, एवरी टाइम इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थोड़ा सा ये बदलाव अवश्य करें, और जितना लॉन्ग टर्म हो सकता है उतना निवेशित रहे। बिल्कुल। तो प्रकाश जी, आपके लिए कुछ बदलाव हैं जो सजेस्ट किए हैं हमारे एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर ने। ये कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके निवेश के इस सफर के लिए। और बहुत धन्यवाद भी हम करना चाहेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का, हेमंत जी और विश्वजीत जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर आगे खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।